ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट या हादसे होते हैं और उस हादसे के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव दल जो राहत का काम करते हैं, बचाते हैं, जो घायल हैं या जो मरने जा रहे हैं उसको मौत के मुंह से खींच कर ले आते हैं। लेकिन आप ज़रा सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ऐसा कोई एक हादसा हुआ हो, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू टीम को ये भी पता है कि कहाँ पे उनको क्या मदद करनी है, लेकिन रेस्क्यू टीम के लोग खुद डरे हुए हैं, आगे अपने कदम बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि आगे वो कदम बढ़ाएंगे तो दूसरों को बचाएंगे क्या, खुद ही मर जाएंगे। ऐसे दुनिया में बड़े कम केसेस होते हैं जब रेस्क्यू टीम की खुद जान आफत में पड़ जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जब रेस्क्यू टीम अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाते हैं, लेकिन यहाँ जान पर खेलना भी एक तरह से बेवकूफ़ी कहा जाता। तो इसलिए रेस्क्यू टीम जब तक आगे बढ़ती या वहां तक पहुंचती, वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है, प्लेन क्रैश की कहानी है, जिसमें एक भी लाश नहीं मिली, लेकिन हर एक को पता है कि उन लाशों का हुआ क्या, क्योंकि जिस जगह ये प्लेन गिरा वहां था क्या। कहानी 1996 की है, कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा स्टेट से एक प्लेन उड़ान भरती है मियामी के एयरपोर्ट से। ये जो प्लेन थी DC-9 592, एक बहुत बड़ा जहाज भी नहीं था, लेकिन इसमें कुल करीब 109 लोग सवार थे, 104 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर। इस जहाज की पायलट थी कैंडी क्यूबिक और को पायलट रिचर्ड हेजल, और इन दोनों को बड़ा ही तजुर्बा था फ्लाइंग का। लेकिन ये जो एयरलाइंस थी उस वक्त जो कंपनी थी वैल्यूजेट एक नई कंपनी थी अमेरिकी आसमान में, और ये 3 साल पहले ही शुरू हुई थी। जैसे अपने यहाँ कंपनी बहुत सारी होती है, जैसे विस्तारा है या फिर इंडिगो है या फिर गो एयर है, उसी तरीके से ये वैल्यूजेट अमेरिका की एक फ्लाइंग कंपनी थी, एयरलाइंस प्राइवेट कॉमर्शियल ये उड़ाया करती थी। 3 साल हुए थे इसको इस पेशे में आए हुए, लेकिन इन 3 सालों में वैल्यूजेट ने काफ़ी नाम कमा लिया था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने बाकी कंपटीटर के मुकाबले किराया बड़ा कम रखा था, सस्ता। जैसे अपने अभी होता है कंपटीशन होता है, कभी गो एयर, कभी इंडिगो, विस्तारा, आपसी में ये लोग होड़ मचती रहती है तो किराया कम कर देते हैं। जिसका किराया कम होता है लोग उसमें ज़्यादा चढ़ते हैं। पहले याद होगा आपको, प्लेन में खाना पीना भी मिलता था, अब तो सब बिकता है, पानी भी बिकता है, खाना भी आपको अगर खाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग का हिस्सा हो गई हैं। तो ये सस्ते किराए की वजह से वैल्यूजेट काफ़ी पॉपुलर हो गया था। लेकिन जब कोई प्लेन सस्ता करते हैं, किराया वराया कम, तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि खाना वाना फिर आपको बेचना पड़ता, फ्री नहीं मिलता। पहले डोमेस्टिक में भी हमारे यहाँ टीवी लगा होता था, एंटरटेनमेंट, उस पर पिक्चर देखिए, कॉमेडी देखिए। अब वो सारी चीज़ें भी लगभग हर एयरलाइंस ने हटा दी इंटरनेशनल को छोड़कर। तो फिर कई बार आप सिक्योरिटी से भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ भी हुआ। इसके आलम यह था कि एक बार ऑटो पायलट ख़राब था, अनाउंसमेंट सिस्टम ख़राब था, तो लाउड स्पीकर से प्लेन के अंदर अनाउंस करना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें, कम किराया, कंपटीशन, उन सब होड़ में कई बार एयरलाइंस वाले भी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं जिससे मुसाफिरों की जान खतरे में होती है। तो खैर वैल्यूजेट कंपनी काफ़ी नाम कर रही थी, और इसकी ऐसी एक उड़ान
1996 में मियामी एयरपोर्ट से दोपहर 2:03 पर उड़ान भरती है। 109 लोग, 104 मुसाफिर, 5 क्रू मेंबर। उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक था अगले 10 मिनट तक, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद अचानक कॉकपिट में एक बड़ी तेज आवाज आती है। दोनों पायलट अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या है। फिर पता चला कि प्लेन के एक हिस्से में जहां कार्गो है, सामान रखा होता है, वहां से ये आवाज आई है। इधर आवाज आने के साथ ही प्लेन्स का थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर में अचानक प्लेन के अंदर धुआं आना शुरू होता है। एयर होस्टेस, बाकी लोग घबरा जाते हैं, वो भागते हैं कॉकपिट की तरफ। मुसाफिरों में भगदड़ मच जाती है। अचानक अब ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। ऑक्सीजन लोग डिमांड करने लगते हैं। इधर धीरे धीरे अब ये हो रहा है कि पायलट का अपने प्लेन से कंट्रोल खोता जा रहा है। वो फौरन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजता है, कहता है कि हमारे कुछ प्लेन में प्रॉब्लम आ गई है, धुआं भी है, शायद आग लग गई है और हम वापस मियामी एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं, हमें उतरने की इजाज़त दी जाए। चूँकि इमरजेंसी थी तो मियामी एटीसी, वहाँ की एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो पायलट को कहती है कि ठीक है, हम रनवे पर तमाम फायर ब्रिगेड और जो एम्बुलेंस ये सब तैयार रखते हैं, आप वापस आइए। अब पायलट प्लेन को मोड़ता है। अभी तक प्लेन कंट्रोल कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मोड़ने के अचानक कुछ देर के बाद ये जो एटीसी से बात हुई, उसके 30-40 सेकंड के अंदर अब एटीसी को इस प्लेन से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मतलब प्लेन का और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का आपस में जो कनेक्शन था वो टूट गया। और एटीसी से अगर किसी प्लेन का कनेक्शन टूट जाए तो फिर समझिए ऊपर वाला ही मालिक है। क्योंकि प्लेन जब उड़ान होती है, हवा में होती है, तो हम सबको ये लगता है कि बस उसने भर लिया, आसमान खाली है, वहाँ तो ट्रैफिक तो कोई है नहीं, रेड लाइट तो होता नहीं है, इतना खुला आसमान है, हमारे जैसे सड़कों की चौड़ाई का भी मतलब नहीं है, कहीं भी उड़ाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने पहले भी बताया कि आसमान में भी एक एयर ट्रैफिक एक रूल होता है, कॉरिडोर होता है, एयर कॉरिडोर। एक प्लेन इससे ज़्यादा एरिया में दाएं बाएं नहीं हो सकती, हालांकि वो किलोमीटर का दायरा होता है। तो हाइट से लेके बाकी चीज़ें सब नीचे से ही उसको कंट्रोल किया जाता है, और वो कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक एटीसी कि कब आपको कहाँ मुड़ना है, कितने हाइट पे जाना है, कहाँ एयर टर्बुलेंस है, कहाँ पे मौसम ख़राब है, कहाँ बादल है। तो ये सारी चीज़ें नीचे से गाइड होती है और उसी हिसाब से पायलट उसको फॉलो करके प्लेन को उसी डायरेक्शन में या उस हाइट पे ऊपर नीचे करता रहता है। अब आपको लैंड भी करना है तो एटीसी के आप सहारे हैं, क्योंकि वो बताएगा आपको रनवे कौन सा है, रनवे नंबर क्या है, रनवे खाली है भी कि नहीं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप प्लेन में बैठते हैं और एयरपोर्ट नज़दीक है, पायलट बोल चुका होता है कि क्रू मेंबर बी रेडी फॉर लैंडिंग, तो लगता है कि अब लैंड होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी 10, 15, 20 मिनट हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उस वक्त रनवे खाली नहीं होता, रनवे पे रश होता है, भीड़ होती है। तो फिर एटीसी प्लेन को कहता है भी आप ऊपर ऊपर घूमो गोल गोल। तो फिर दिल्ली आने के बाद भी कई बार प्लेन आपके फरीदाबाद से लेके और उधर दूर दूर तक घुमाते रहते हैं, और जब रनवे खाली होता है एटीसी इजाज़त देता है प्लेन नीचे। तो एटीसी का कंट्रोल में रहना और प्लेन के साथ बहुत ज़रूरी है, और एक बार संपर्क टूट गया तो फिर समझिए कि कुछ भी हो सकता है। तो इस
एयरलाइंस के साथ वेलोजेट के ये हुआ कि एटीसी से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटा, एटीसी के लोग घबरा गए। अब उधर उधर पायलट की हालत ये है कि कंट्रोल से अब उसके प्लेन लगभग छूट चुका है। प्लेन में तेज धुआं है। उसी दौरान में उसी प्लेन के करीब से एक दूसरा प्लेन छोटा सा गुजर रहा था और उसने देखा कि उसके बराबर में जो प्लेन है जो अपना बैलेंस खो चुका है, बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और उसमें आग लगी हुई है, आग के गोले हैं। ये विटनेस था आसमान में भी एक दूसरा प्लेन के दोनों पायलट। अब खैर ये कंट्रोल से बाहर हुआ, एटीसी से संपर्क टूट चुका है। इसके बाद ये प्लेन अब बड़ी तेजी से नोस के जरिए नीचे, जो जहाज का अगला हिस्सा होता है उसके जरिए अब ये नीचे गिर रहा है। इत्तेफाक से चूंकि उसने मियामी एयरपोर्ट से उड़े हुए अभी 10 मिनट हुआ था फ्लोरिडा के इस जगह से, तो बहुत दूर प्लेन नहीं गया था। वापस मियामी की तरफ आ रहा था तो दूरी और कम हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि ये मियामी एयरपोर्ट पहुंचता, उससे कुछ ही दूरी पर इस फ्लोरिडा के एक साउथ एरिया में एक जगह है, उसका नाम है एवरग्लेड्स। एवरग्लेड्स वो इलाका है जहाँ जब बारिश होती है बरसात के मौसम में यहाँ नदियाँ बन जाती हैं और जब गर्मी होती है उसके बाद पानी सूखता है तो वो दलदल बन जाता है और बहुत बड़े एरिया में। अब प्लेन का संपर्क टूट चुका और वो सीधे नाक के बल धरती की तरफ, और इसके बाद प्लेन अचानक नीचे गिरती है और गायब। एटीसी से संपर्क टूट चुका है। प्लेन को गिरते हुए आसमान में एक दूसरे प्लेन ने देखा, आग के गोलों में तब्दील, और नीचे जमीन पर गिरने के बाद प्लेन का न कोई मलबा, न कोई लाशें, न प्लेन की कोई निशानी, प्लेन गायब। लेकिन चूंकि एक विटनेस था ऊपर दूसरे प्लेन का, उसने बताया उसने कहाँ पे देखा आग के गोलों में तब्दील इस प्लेन को नीचे गिरते हुए। तो एटीसी से भी संपर्क टूट चुका। बचाव दल, राहत दल फौरन आसपास के एरियो में, जो हवाई रास्ते से, जमीन के रास्ते से, उन जगहों को जीरो इन करते हैं जहां पर इस प्लेन के गिरने की उम्मीद थी। लेकिन प्लेन का सारा मलबा गायब है। प्लेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं कि आखिर वो गया कहाँ। आसमान खाली, जमीन निकल गया। बचाव और राहत दल, खोजी दल लगे हुए हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले आपको ऐसी एक अजीब सी और कहानी थी प्लेन की। एक प्लेन क्रैश कुकू एफएम ऑडियो बुक में, जिसमें इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर सवार थे और ये सारे जो उरुग्वेन एयरफोर्स के प्लेन में बैठे हुए थे रग्बी प्लेयर्स, और फिर खराब मौसम की वजह से बर्फ की पहाड़ी से ये प्लेन टकरा जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है और करीब 10 वीक तक, 10 हफ्ते, मतलब ये मान लीजिए कि 70-72 दिन तक इस प्लेन में सवार लोग, जिनमें से 45 पैसेंजर थे, उनमें से 16 बच गए थे फिर भी इस प्लेन क्रैश के बावजूद। और इसके बाद इनके जिंदगी के जद्दोजहद की कहानी होती है कि कैसे उस बर्फीले पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश किया, उसमें ये खुशनसीब जो कुछ बच गए, अब जिंदा रहने की जद्दोजहद, न खाना है न पानी है, ये कैसे जीते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं और फिर कैसे वापस कितने लोग नीचे पहुंचते हैं। बड़े ही मतलब हैरत अंगेज एक तरह से कहूँ तो ये कहानी है प्लेन क्रैश। कुकू एफएम ऑडियो बुक पर सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और
क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो यहाँ प्लेन गायब है इस वैल्यूजेट का। बचाव दल ढूंढ रहे हैं, नीचे उतरे। अब ये भी पता है कि एक हिस्सा ऐसा है जहाँ दलदल है। अब कुछ लोगों ने अपने तजुर्बे से अंदाज़ा लगाया कि प्लेन बहुत मुमकिन है कि उस दलदल में गिरा हो। अब सवाल ये है कि उस दलदल में जाकर उस प्लेन को, अगर वो दलदल में ही गिरा है, तो फिर जिस दलदल ने पूरे प्लेन को निगल दिया, वहाँ कोई और शख्स कैसे जाकर उसको ढूंढ सकता है? कोई और तरीका कैसे हो सकता है? और वो 109 लोग कहाँ हैं? और क्या गारंटी है कि इसी दलदल में प्लेन गिरा? तो खैर, जहाँ तक दलदल नहीं है, बड़े बचते बचाते बचाव दल हफ्तों लगता है इसमें। इधर खबर फैल चुकी है मियामी में, जो लोग सवार थे उनके परिवारों का हाल बुरा कि प्लेन क्रैश हो गया है। लेकिन उम्मीद थी कि चलो जो मरे हैं उनकी बॉडी मिले, ताकि वो लोग उसको कम से कम देखें और अपने अपने हिसाब से उन सब का अंतिम संस्कार कर सकें, तो कम से कम उनकी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि न प्लेन में सवार लोग, कोई मिल ही नहीं रहा है। अब इस जगह पर जहाँ पर ये प्लेन का हादसा हुआ, वहाँ आसपास तलाश शुरू होती है। दलदल के आसपास कुछ लोग जाते हैं तो पहले कुछ सबूत मिलते हैं। बच्चों के बस्ते मिलते हैं, कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ इंसानी जबड़े मिलते हैं। बस यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर ये मतलब पूरी तरह से एक तरह से पुख्ता हो जाता है कि प्लेन को इसी दलदल ने निगल लिया। अब और कोशिश शुरू होती है। तो आपको पता है कि प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। इसी तरह वो ब्लैक बॉक्स जो न आग में जलता है, ना पानी में खराब होता है, न टूटता है, वो ब्लैक बॉक्स तक खोजी टीम पहुंच गई और खोजी टीम ने उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला। लेकिन उस प्लेन का कोई मलबा नहीं मिला। उस प्लेन में सवार 109 लोग नहीं मिले। और फिर ये मान लिया गया कि वो 9 लोग कभी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह ये है कि जिस जगह पर ये प्लेन गिरा, उस दलदल में फ्लोरिडा के साउथ एरिया में, जो कहा जाता है कि सबसे खतरनाक खूंखार मगरमच्छ थे, घड़ियाल और जहरीले सांप, बेहद जहरीले। तो अगर कोई जिंदा भी रहा तो मगरमच्छ का निवाला बन गया, या फिर सांप ने डस डाला, या फिर घड़ियाल थे। तो उनमें से किसी की अब लाश या बॉडी मिलने की उम्मीद और गुंजाइश थी नहीं। खाना पूर्ति के लिए बचाव दल और राहत दल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन 109 में से एक भी मुसाफिर या क्रू मेंबर की डेड बॉडी जो इस प्लेन क्रैश में मारे गए, आज करीब 27 साल हो गए, आज तक बरामद नहीं हुआ। और लोगों ने मान लिया कि सब कोई इसी दलदल या फिर उस दलदल में मौजूद मगरमच्छ का निवाला बन गए और इसलिए अब दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। सोचिए उन लोगों के मन में और जहन में क्या बीती होगी। एक तो जिनके अपने इस तरीके से मौत के मुंह में चले गए, और दूसरा फिर कभी वो ना देख पाए उनके लाशों को, न उनको अपने अपने धर्मों के हिसाब से उनको आखिरी सफर तक पहुंचा पाए। इस प्लेन क्रैश को लेकर इसके बाद बहुत हंगामा हुआ। इंक्वायरी कमेटी बैठी। जब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो लंबी जांच हुई। उस जांच के बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन को जांच दल ने दोषी ठहराया। उसमें पहली थी वैल्यूजेट कंपनी,
वैल्यूजेट कंपनी को इसलिए कि पता चला कि उस प्लेन में धुआं कहाँ से आया था। उस प्लेन के अंदर एक ऑक्सीजन जनरेटर रखा हुआ था। ऑक्सीजन जनरेटर ये कि जिससे ऑक्सीजन पैदा किया जाए, और कायदे से उसको रखना नहीं चाहिए था जहां पर वो लगेज और उसके साथ, और वहां बहुत सारे पेपर थे, कुछ पुराने रबड़ थे, लेकिन सस्ता और मुसाफिरों को लुभाने के लिए, आनन फानन में उड़ान भरने के लिए, मुसाफिरों की जान को खतरे में डालकर ये एयरलाइंस इसी तरह पैसे कमा रही थी। तो उसने उसमें अपना ऑक्सीजन जनरेटर रखा, और उसी जनरेटर में चिंगारी लगी और आग लग गई, और वो आग कुछ पेपर्स पड़े हुए थे उस पर लगी, और फिर जो टायर थे उस पर लगी, और उसके जरिए प्लेन तक। और उस आग ने प्लेन के पूरे कंट्रोल सिस्टम को, जो वायरिंग थी सब कुछ, वो खराब कर दिया। तो जांच में आई कि ये जो ऑक्सीजन जनरेटर था वो आग की वजह बनी, और ये वहां पर रखना नहीं चाहिए था, ये सुरक्षा के नियमों के खिलाफ था, इसलिए वैल्यूजेट कंपनी को दोषी ठहराया गया। दूसरा जिनको दोषी ठहराया गया वो थी एक सेबरटेक कंपनी, जो इस प्लेन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी। इंक्वायरी के दौरान पता चला कि कई बार इनके ऑटो पायलट सिस्टम खराब हो जाते, कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम खराब हो जाता, लेकिन फिर भी प्लेन को ये उड़ाते रहते थे क्योंकि पैसे कमाने थे, मुनाफा कमाना था। तो मेंटेनेंस कंपनी ने भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। और तीसरी जिसको जिम्मेदार माना गया वो थी फेडरल एविएशन एजेंसी। ये अमेरिका का एक तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय आप समझ लीजिए, जैसे अपने भारत में सिविल एविएशन। तो अमेरिका के सिविल एविएशन को भी जिम्मेदार माना गया कि एक एयरलाइंस जो इतने सारे सुरक्षा के नियमों के साथ समझौता नहीं कर रही, उसका उल्लंघन कर रही, उसके बावजूद आप उसको उड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। आप लोगों ने सही से उसके लाइसेंस, उसकी जो फिटनेस है प्लेन की, उन सारी चीज़ों की जांच नहीं की। तो इसलिए इसके लिए फेडरल एविएशन एजेंसी को भी जिम्मेदार माना गया। मामला फिर अदालत में गया। उधर लोगों का गुस्सा था, जो लोग इसमें मारे गए थे। 1997 में, यानी कि इस इंसिडेंट के 1 साल के बाद, अदालत ने मेंटेनेंस कंपनी के 3 लोगों को गुनहगार माना और उनको सजा दी जेल की, और साथ ही वैल्यूजेट कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कि ये पैसे जो हैं, जो मारे गए लोग हैं, उनको दिया जाए। इसके साथ ही वैल्यूजेट कंपनी के जितने भी प्लेन थे उस वक्त अमेरिका में उड़ रहे थे, उन सबको ग्राउंड पे कर दिया गया कि अब आप उड़ान नहीं भरोगे, और उन सबकी उड़ान पर रोक लगा दिया गया। लेकिन फिर बाद में हर हादसे के बाद जैसे होता, लोग भूल गए, कुछ महीने बीते, फिर एविएशन डिपार्टमेंट ने वैल्यूजेट को प्लेन की उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। वो फिर से आ गए, लेकिन तब तक उनकी इतनी बदनामी हो चुकी थी मीडिया के थ्रू, वैल्यूजेट के मेंटेनेंस, उसकी नाकामी और पब्लिक की जान जोखिम में डालकर आधे अधूरे सुरक्षा के साथ प्लेन में उड़ने को लेकर, कि कंपनी घाटे में चली गई। और इतने घाटे में चली गई कि ये कंपनी अपने आप को इसमें खुद ही बंद हो गई, और एक दूसरे एयरलाइंस ने बाद में इस कंपनी को खरीद लिया और अपने साथ मर्जर कर लिया। इसका जो एक मेन मैकेनिक था जिसने सबसे ज्यादा लापरवाही बरती थी, सेबरटेक कंपनी का, उसको इस पूरे मामले के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उसी ने इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट को पास किया था। लेकिन कमाल यह था कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, वो मेन मैकेनिक अचानक गायब हो गया, और फिर ऐसा गायब हुआ कि आज 27 साल बाद भी वो हाथ नहीं आया। आज भी FBI उसे ढूंढ रही, और FBI ने उसकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपए का इनाम का, मतलब लाखों डॉलर के इनाम का ऐलान कर रखा है। लेकिन फिर भी
वो अभी तक हाथ नहीं आया। जो मेन इसका मैकेनिक था जिसने इसकी पूरी फिटनेस सर्टिफिकेट दी थी, तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 109 लोगों की लाशें नहीं मिली, वो सब मगरमच्छ या घड़ियाल के निवाले बन गए। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेन क्रैश का केस है जो दलदल में गिरने के बाद जहां मालूम है कि यहाँ है सब कुछ, लेकिन बचाव दल भी उसके अंदर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही सिलसिला, आज जेपी क्रिस्टियान इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्रिस्टियान साहब। साथ ही चिन्मय स्वाई इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चिन्मय। और ये कमलिनी एंड मणि नाम ने भेजा है। इसके अलावा शाइस्ता इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाइस्ता। साथ ही गुलफाम इनका भी आज जन्मदिन है। रोहित कुमार इनका भी आज बर्थडे है और मनीष ने भेजा है। इसके अलावा मुन्नी इनका भी आज बर्थडे है और कृष्ण ने भेजा है। साथ ही अंकिता इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकिता। इसके अलावा सौरभ रॉय इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इरशाद अहमद इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। पिंकी गुप्ता थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा पायल गर्ग थैंक यू सो मच पायल जी। प्रसाद बल्कि प्रासीद शंकर, और इन्होंने एक पूछा है प्रासीद शंकर साहब ने कि आसाराम और राम रहीम बाबा इन सब केस का अपडेट क्या है। तो कोई अपडेट नहीं, इन सबको चूंकि कन्विक्शन हो चुकी है, सजा मिल चुकी है, ये लोग अपना अपना जेल में सजा काट रहे हैं। मिर्जा फुरकान जरूर आपसे मुलाकात होगी मिर्जा साहब। वत्सल देसाई एक कहानी की फरमाइश की। आकाश शर्मा इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद जुबैर थैंक यू सो मच। अश्वनी कुमार इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। आनंदी इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है, थैंक यू सो मच। हालांकि आप सबको पता है मुझे प्लेन में बैठने से बड़ा डर लगता है, बहुत कोशिश करता हूँ कि मजबूरी ना हो तो ना बैठूं, पर आप में से ज्यादातर लोग बैठे होंगे। प्लेन की रफ्तार करीब 700-800 या 900 किलोमीटर होती है। हम कार में जा रहे होते हैं तो जब तेज 100 के ऊपर कार चल रही है, अगर आपने विंडो अपना कार के शीशे नीचे गिराए हुए हैं तो एक तो बहुत तेज आवाज आती है और बहुत तेज हवा, अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, बात करना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सोचे कि 30-40 की फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक प्लेन जिसकी रफ्तार 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा है और हाइट इतनी है कि ऑक्सीजन नहीं है, और इसीलिए प्लेन में आपने देखा है कि जो विंडो है कभी खुलता नहीं है। अगर उस रफ्तार में प्लेन के अंदर हवा आ जाए तो क्या होगा? तापमान और हवा के दबाव से जाहिर सी बात है प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर क्रैश करने का भी डर है। दूसरा, हवा अंदर आएगी तो फिर ऑक्सीजन का इशू है। हालांकि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का मास्क लटका होता है, आपने देखा होगा छत पर, और जब भी उसमें एयर होस्टेस बार बार अनाउंस भी करती हैं कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो आप ऐसे मास्क को निकालें और लगाएं। लेकिन एक प्लेन जो हवा में करीब 24,000 फीट 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो, स्पीड बेहद तेज हो, करीब 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा, और अचानक उस 24,000 फीट की ऊंचाई पर उस प्लेन का छत उड़कर अलग हो जाए, कैसे वो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि इस तस्वीर को देखने के बाद किसी के भी मन या जहन में क्या ख्याल आएगा? यही कि इसके बाद तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। 24,000 फीट की ऊंचाई, ऊपर से छत गायब, ऑक्सीजन का दबाव नहीं है,
और आपको ये भी पता है ऑक्सीजन का मास्क छत में ही नीचे जब आप करेंगे तो लटकता है। तो जिस छत से ऑक्सीजन के सारे मास्क लगे हुए हैं वो छत ही गायब है, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। और हवा की रफ्तार, सांस लेने में दिक्कत, और प्लेन का कंट्रोल अब पायलट कैसे करे। 95 लोगों की जिंदगी का सवाल। लगता फिल्मी सा है, लेकिन ये हकीकत में एक कहानी है और एक हकीकत है जो हुआ इसी दुनिया में, और ज्यादा नहीं बल्कि 23-33 करीब 35 साल पुरानी बात है। 1988 28 अप्रैल अमेरिका की कहानी है। अमेरिका में एक पैसिफिक समंदर के बीच में बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसलिए है कि कहते हैं कि ये सारे आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं और उन द्वीप को मिलाकर हवाई द्वीप कहते हैं। और इसकी राजधानी जो है वो होनोलुलु है, ये भी नाम सुना होगा। तो अब चूंकि समंदर के बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, तो अब सड़क का रास्ता तो होगा नहीं, ट्रेन जा नहीं सकती है। तो उन तमाम द्वीप पे जाने के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है हवाई मार्ग, यानी प्लेन का सफर। अब दूरी पर भी है एक द्वीप से दूसरे द्वीप इस हवाई द्वीप में। तो छोटे छोटे द्वीप पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, चूंकि इसमें ज्यादातर सैलानी या टूरिस्ट होते हैं, तो वो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। अब 28 अप्रैल 1988 की बात है। इसी हवाई द्वीप से एक प्लेन ने उड़ान भरी। ये प्लेन जो थी, इसका नंबर था 243 और ये अलोहा एयरलाइंस की एक उड़ान थी। बोइंग थी 737। इसे जहां से जाना था वहां से दूरी कम थी, मतलब इसको होनोलुलु जाना था और इसकी दूरी वहां से कम थी। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया हिलो एयरपोर्ट से, जो एक और द्वीप का नाम है हिलो। तो हिलो से इनको उड़ान भरनी थी और उसके बाद होनोलुलु जानी थी, हवाई द्वीप की राजधानी में। प्लेन के अंदर कुल 4 क्रू मेंबर और 91 मुसाफिर, मतलब कुल मिलाकर 95 लोग सवार थे। अब इस जहां से इन्होंने उड़ान भरी हिलो इंटरनेशनल से, वहां से होनोलुलु की दूरी सिर्फ 35 मिनट की उड़ान थी, तब आधे घंटे से 5 मिनट ज्यादा, तो बहुत वक्त लगता नहीं था। अच्छा, कम दूरी की उड़ान है और सैलानियों की तादाद बहुत ज्यादा, तो ऐसे जो प्लेन है एक एक बार में कई 5, 6, 7, 8 चक्कर काट लेते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा बस नजदीकी होता है तो कई चक्कर काटता है, तो प्लेन में भी ऐसे ही होता है क्योंकि मुनाफा भी कमाना है। तो इस प्लेन ने भी कई चक्कर काटने होते थे। इसी हिलो से लेकर होनोलुलु तक 35 मिनट का सिर्फ सफर था, तो दिन भर में 6-7 चक्कर आराम से कट जाता था। 28 अप्रैल 1988 की दोपहर 2:30 बजे इस प्लेन ने उड़ान भरी हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए 95 मुसाफिरों के साथ। उड़ान भरने के बाद इस प्लेन को चला रहे थे एक अनुभवी पायलट थे, 44 साल के रॉबर्ट, उनके साथ जो को पायलट थे उनका नाम था मिमी, और एक बाकी 2 अटेंडेंट थी। उनमें से एक अटेंडेंट बड़ी पॉपुलर थी उस वक्त, उनका नाम था क्लाराबेल। तो क्लाराबेल भी इस फ्लाइट में, चूंकि बहुत सारे लोग सफर करते थे, उन्हें जानते भी थे अच्छे तरीके से, और एक और अटेंडेंट थे। अब प्लेन ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया। आमतौर पर 2 चीजें होती हैं जब आप लंबे सफर पर निकलते हैं, तो प्लेन एक बार टेक ऑफ करने के बाद जब अपनी हाइट
या फिर वो सारी चीजें पा लेता है तो आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट बांधने का इशारा खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है कि फिर आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं या फिर उसके बाद खाने पीने की चीजें एयर होस्टेस सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ इस रूट पे होता ये था कि चूंकि सिर्फ 35 मिनट की दूरी थी, 35 मिनट में ही प्लेन टेक ऑफ करके लैंड कर जाता था, तो अमूमन इसमें सीट बेल्ट खोलने की जो साइन होता था वो नहीं होता था, ताकि लोग अपनी सीट पर बैठे रहे। पता नहीं कब कहाँ मौसम खराब हो जाए और फिर 35 मिनट में तो आपको उतरना ही है, 5 मिनट टेक ऑफ में, 5 मिनट उससे पहले लैंडिंग, तो कुल मिलाकर उड़ान 20 मिनट 25 मिनट। तो इसीलिए सीट बेल्ट पूरे रास्ते पूरे सफर के दौरान बांधे रखने का एक तरह से हुक्म हुआ करता था। सीट बेल्ट खोलने की जो साइन होता था वो नहीं होता था। अब प्लेन ने उड़ान भरी, करीब थोड़ी देर के बाद 24,000 हाइट को पा लिया, 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। सब कुछ ठीक था और जो एयर होस्टेस थी अब उसमें लोगों को पानी वानी सर्व करने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक एक जोर की आवाज आती है प्लेन के अंदर, और ऐसे आवाज लगता है जैसे कि कुछ झटका सा महसूस हुआ। उसके बाद मुसाफिरों को लगता है कि कोई तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आ रहा है। प्लेन का बैलेंस अब डगमगा रहा, प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। लोगों ने आंखें खोली तो देखते क्या है कि उनके छत, सर पर जो छत है प्लेन का वो गायब है। नीला आसमान ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है। हाइट 24,000 फीट है। अब प्लेन के अंदर दबाव बढ़ गया, हवा तेज, अब लोग सांस लेने में दिक्कत। अचानक लोगों के हाथ ऊपर की तरफ उठे। कुछ देर पहले एयर होस्टेस ने अनाउंस किया था कि अगर आपको कभी ऐसा हो तो ऊपर ये ऐसे ऑक्सीजन का मास्क आएगा, आप लगाइए, और खुद लगाने मदद, दूसरों को मदद करने से पहले खुद भी लगा लीजिए। तब लोगों के हाथ ऊपर बढ़े, तभी उन्हें ख्याल आया कि ऊपर कहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं, ऊपर तो छत ही नहीं है। जहाँ छत नहीं है तो फिर मास्क कहाँ होगा। तो ऑक्सीजन का वो पूरा मास्क लेकर छत उड़ चुका था और 24,000 फीट की ऊंचाई थी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर हंगामा मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया लोग कि ये क्या, मौत सामने थी, क्योंकि इसके बाद बचने का कोई मतलब नहीं नजर आ रहा था। सिर्फ जो फर्श थे प्लेन के वो सारे बराबर थे। अब थोड़ी देर के बाद अचानक लोगों ने देखा कि सामने जो कॉकपिट है जिसमें पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। उस कॉकपिट के पास जो छत पर उड़ा तो उसका बहुत सारा, और बाकी चीजें जो हवा की तेज इतना हवा कि बहुत सारे उसके जो मलबे थे, टुकड़े थे, वो कॉकपिट के पास जाकर सब अड़ गए। तो जो पूरा कॉकपिट का दरवाजा था वो ढक गया उन तमाम मलबों से और बाकी चीजों से। अब पैसेंजर जो है वो ये देख रहे हैं कि कॉकपिट का दरवाजा नहीं दिख रहा है, प्लेन हिल रहा है। इसी बीच में लोगों का चीख पुकार था। एक अटेंडेंट अचानक जोर से पूछती है, हवा इतनी है कि कान तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। अब जब पूछा तो सारे मुसाफिरों की हवा और खराब कि ये क्या मतलब है। अब उन्होंने देखा कि कॉकपिट के पास पूरा दरवाजा जाम, सारे मलबे ने घेर रखा है, सारे टुकड़े जो टूटे हुए थे वो वहां पे हैं। अब थोड़ी देर के लिए यही पता नहीं कि जो छत उड़ा कॉकपिट में पायलट है भी कि नहीं, अब ये वो उड़ चुका है। अब पता कैसे करें, क्योंकि कॉकपिट तक आप जा नहीं सकते, कॉकपिट का पूरा दरवाजा ब्लॉक। लेकिन फिर लोगों ने महसूस किया कि प्लेन अब नीचे की तरफ आ रहा है।
लेकिन नीचे अचानक नहीं आ रहा है, स्लोली आ रहा है। जब स्लोली आ रहा तो इसका मतलब वो समझ गए कि पायलट है और वो अपनी सीट पर है और वो प्लेन को स्लोली नीचे ला रहा है। लोगों की जान में जाना है कि चलो पायलट सही सलामत है और प्लेन पे भी उसका कंट्रोल है। अब ऑक्सीजन है नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत 24,000 फीट और सांस लेना मुश्किल। तभी उसके बाद पायलट ने अब धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाना शुरू किया ताकि एक ऐसे हाइट पर ले आए जहां से ऑक्सीजन मिल सके और मुसाफिर सांस ले सके, क्योंकि मास्क तो है नहीं। अब करते करते 24,000 से 14,000 फीट नीचे ले आया प्लेन और अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा है। 10,000 फीट ऊंचाई पर लाने पर लोगों को थोड़ी राहत लगी, उन्होंने सांस लेना शुरू किया, जान में जान आई। लेकिन ये पहली मुसीबत खत्म हुई थी। अब ये है कि प्लेन का छत उड़ा हुआ है, कॉकपिट जाम है, ब्लॉक है, और प्लेन को लैंड कैसे करें। अब 10,000 फीट तक तो आ गई। इसके बाद पायलट ने को पायलट से कहा कि भाई जरा आसपास का जो नजदीकी एयरपोर्ट है उससे फौरन कांटेक्ट करो, बोलो कि इमरजेंसी लैंडिंग है। अब उन्होंने नजदीकी एयरपोर्ट पे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुसीबत ये कि हवा की आवाज इतनी तेज, क्योंकि ऊपर खाली, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो जो बोल रहे हैं वो आवाज हवा एक तरह से कहीं बहका कर या बहा कर कहीं और ले रहा, और नीचे जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर से क्या बोल रहा है। वो इतना डिस्टर्बेंस था। जैसे आप बहुत तेज, आप शुरुआत में जैसे कहा था कार की आप विंडो खोलिए और बहुत तेजी में जा रहे हैं और आप फोन पे बात कीजिए तो शायद की आवाज ज्यादा आती है। सेम वही सिचुएशन ऊपर। तो नीचे एटीसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई बोल क्या रहा है। अब इधर 10,000 फीट के नीचे पर आ चुके हैं, लेकिन प्लेन की हालत खराब है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब गिर जाए। और इस चक्कर में ये हुआ था कि जब ये टूटा तो जो कॉकपिट था जहाँ पे पायलट बैठते हैं उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा हो गया तो वो और अजीब कि इसको डायरेक्शन कैसे दे, मोड़े कैसे, मतलब एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। खैर इधर कोशिश जारी थी। एक बार फिर उनका कनेक्शन हुआ तो पता चला कि सबसे जो नजदीकी हवाई अड्डा जहाँ पे वो पहुंच सकते हैं सही सलामत, उसका नाम है मावी हवाई अड्डा, मावी एयरपोर्ट। मावी एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया, बट दोनों तरफ से बात हो रही, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद दोबारा लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से फिर कांटेक्ट हुआ। तो मावी एयरपोर्ट के एटीसी को समझ में आ गया कि ये लोग मुश्किल में हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप लैंड करो, और ये रनवे खाली कराने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब लैंड करने की इजाजत मिल गई, लेकिन फिर इशू ये है कि आप नीचे तो ले आए, अब वहां पे लैंड करने के लिए इस मावी एयरपोर्ट पर आमतौर पे जो प्लेन है वो पहाड़ है दोनों तरफ, तो उस पहाड़ के ऊपर से प्लेन जाता है और फिर लैंड करता है। अब ये ऊपर ले जाए तो ऑक्सीजन की कमी, मुसाफिरों की हवा खराब, और नीचे ले जाए तो प्लेन को मोड़ना पड़ेगा दो पहाड़ों के बीच से, और जो प्लेन का कॉकपिट का अगला हिस्सा है वो मुड़ चुका ऑलरेडी। तो अब कितना कंट्रोल होगा उस आपके मोड़ने वाली जो भी मशीन होगी उनकी। तो पायलट को कुछ कंफर्म नहीं कि मैं इस प्लेन को इस पहाड़ के बीच से मोड़ पाऊंगा कि नहीं। फिर एक आइडिया आया कि यार इसको प्लेन को, उससे पहले एक समंदर है वहां पे लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब छत गायब है। अगर आप समुद्र में प्लेन को लैंड करते हो तो समंदर के अंदर प्लेन गया तो लोग डूब कर मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा खाली है। तो हर तरफ से मुसीबत,
लेकिन अब कहीं ना कहीं तो उतरना है और वो भी जल्दी उतरना है। तो पायलट ने फिर कहा, ऊपर वाले का नाम लिया, उसने कहा जो भी होगा हम इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और मावी एयरपोर्ट पर, और इन पहाड़ों के बीच से प्लेन को ले जाएंगे और पहाड़ों के बीच से इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने पहाड़ के अंदर से इस प्लेन को मोड़ने की कोशिश शुरू की पायलट ने। अब किसी तरीके से प्लेन मोड़ते मोड़ते पहाड़ वाला इलाका निकाल दिया, लेकिन जैसे ही निकाला उसके बाद ये हुआ कि उसमें से एक इंजन फेल हो गया। अब पायलट के सामने फिर मुश्किल, यार अब क्या करें, एक इंजन फेल है और दूसरा पता नहीं कब फेल हो जाए। अब खैर ये है कि वक्त कम है, मावी एयरपोर्ट सामने है, पहाड़ वाला उन्होंने खतरा पार कर लिया है। अब प्लेन को नीचे लाना है। अब वो नीचे ला रहे हैं रनवे की तरफ। अब रनवे से जब नीचे लाने के लिए प्लेन को लैंड कराना है तो आपने देखा होगा गियर बॉक्स से पहिए खुलते हैं। पायलट ने गियर बॉक्स को ऑन किया, जो सामने स्क्रीन पर उनको दिखाई दे रहा है, तो इंडिकेट करता, लाइट जलती है और पता चल जाता है कि पहिया खुल चुका है। वो मशीन ही काम नहीं कर रही। 50% से ज्यादा प्लेन की मशीन खराब, काम नहीं कर रही। अब पायलट को ये पता नहीं कि वो जो लैंड करने जा रहा है उसका पहिया खुला है कि नहीं खुला है। अगर पहिया नहीं खुला है तो पेट केबल रनवे पर जाएगा और इसका मतलब है कि फिर एक आग के गोले में प्लेन तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इधर इंजन में फ्यूल और आप पेट केबल आप घिसटते हुए जा नहीं सकते हैं। अब इतना कम वक्त है कि मशीन काम नहीं कर रही है। पायलट ने अपनी तरफ से गियर ऑन कर रखा है, लेकिन पहिया नीचे है कि नहीं ये पायलट को नहीं पता, को पायलट को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और रनवे सामने, बस मिनटों का खेल है ये। अब यहाँ पे देखिए, जब ऊपर वाला आता है किसी को बचाने के लिए तो क्या क्या रास्ते निकालता है। जब ऊपर से पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नीचे बात कर रहा था और कह रहा था, तो जब बार बार उनकी बातचीत कट रही थी तो एटीसी में भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए थे। उन्हें उनकी बातों से इस बात का एहसास हो गया कि प्लेन के अंदर नॉइज ज्यादा है और हवा की आवाज ज्यादा आ रही है। तो ये समझ गए कि इस प्लेन में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है कि हवा जो है वो प्लेन के अंदर दाखिल हो चुका है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब वो सारे लोग, रनवे तो उन्होंने खाली कर लिया, एम्बुलेंस सारी चीजें तैयारी। अब प्लेन सामने से उनको दिखाई देना शुरू, दूरबीन लेकर एटीसी के लोग खड़े हुए हैं। जब उन्होंने पहली बार हवा में प्लेन को देखा तो सबको लगा कि ये क्या साइंस, क्या विज्ञान, ये करिश्मा क्या है। उन्होंने जो देखा कि प्लेन की छत गायब, पैसेंजर अंदर, और ये बचे हुए कैसे, और ये प्लेन अब तक हवा में कैसे है। अब इधर पायलट की दुविधा ये कि गियर बॉक्स ऑन तो है लेकिन पहिया खुला है कि नहीं मालूम नहीं। दूसरा, जो कंट्रोल अब तक बात कर रहे थे एटीसी से, वो मशीन भी खराब, मतलब अब उसका संपर्क ही नहीं है एटीसी से कि कोई अपना मैसेज उस तक पहुंचाए कि भैया बता दो मेरा पहिया खुला है कि नहीं। मतलब हर तरफ से एक इंजन भी खराब हो चुका है। अब रनवे सामने है, पायलट अंधेरे में है, क्या करूं, क्योंकि इंडिकेट हो नहीं रहा, पहिया खुला है कि नहीं खुला, मैं पेट के बल गया तो वैसे भी मरूंगा। तब नीचे वालों ने कमाल किया, उन्होंने नीचे दूरबीन से देखा कि गियरबॉक्स खुल चुका है, यानी पहिया खुल चुका है। अब उन्होंने दूरबीन से देखने के बाद इशारा करना शुरू किया, इशारा करना शुरू किया, इशारा मिला
वहां चूंकि अब प्लेन रनवे के नजदीक है और वो उधर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर ना भी लैंड करता, पहिया ना खुलता तो करता क्या, कहीं ना कहीं जाकर टकराना था। तो दूरबीन से देखकर जमीन से आसमान पर इशारा गया कि गियर बॉक्स खुला हुआ है, पहिया है, ये है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके सारे सिस्टम बेकार हो चुके हैं। और जो टेक्नीशियन होते हैं टेक्निकल, उन्हें पता होता है कि उस वक्त ऐसे सिचुएशन में जब आपकी सारी मशीनें काम करना बंद कर चुकी हो तो एक पायलट क्या क्या सोचता है, वो किन किन चीज़ों को, खासतौर पर लैंडिंग के वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझ गया। तो ज़मीन और आसमान, उन दोनों के बीच में जो तारतम्य था वो काम कर गया। दूरबीन से देखकर उन्होंने इशारा किया, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये पहिया काम कर रहा है। उसके बाद ये प्लेन रनवे को टच करता है, रनवे को टच करता है और प्लेन रुकता है। भागकर एम्बुलेंस और बाकी के लोग पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी नज़रों से ऐसा चमत्कार देखा नहीं था। प्लेन की हालत देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। फटाफट तमाम मुसाफिरों को उतारा जाता है। 7 मुसाफिरों को मामूली चोट आई थी, कुछ को और चोटें आई, लेकिन सभी सुरक्षित थे। अब सब नीचे उतर आए, पायलट, को पायलट, अटेंडेंट और मुसाफिर। 94 लोग नीचे आ गए। लेकिन जब 94 लोग नीचे आए तो इसके बाद देखा गया कि एक मिसिंग है। एक फ्लाइट अटेंडेंट जो सबसे पॉपुलर थी, क्लारा बेल। क्लारा बेल ना उन मुसाफिरों में थी, न नीचे जो घायल थे उनमें थी। अब तलाश शुरू हुई, यार 95 थे, ये 94 कैसे? कुछ, चूंकि सदमा तो था मुसाफिरों को, अब वहां पे स्टाफ ने चूंकि सबकी गिनती भी करनी थी। प्लेन हवा में, छत उड़ गई, कौन कौन उड़ सकता है, क्योंकि प्लेन का जब छत उड़ा तो उसको लोग, हवा इतनी तेज थी कि हवा अपनी तरफ खींच के प्लेन से बाहर फेंक देती। लेकिन नसीब अच्छा था कि इस प्लेन में सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग खत्म नहीं हुई थी और लोग सीट बेल्ट पूरे सफर के दौरान पहने रहा करते थे। तो सभी ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी और उस सीट बेल्ट की वजह से हवा का तेज दबाव और बहाव होने के बावजूद उस हवा ने किसी मुसाफिर को खींचकर बाहर नहीं ले जा पाया। सब अपनी सीट पे सिर्फ सीट बेल्ट की वजह से सुरक्षित रहे थे, बंधे हुए। लेकिन नीचे आए तो पता चला कि 95 में से 94 एक गायब, क्लारा बेल, फ्लाइट अटेंडेंट, जो बड़ी पॉपुलर। अब जब पूछताछ हुई तो फिर कुछ मुसाफिरों ने आंखों देखी बताई। उन्होंने कहा कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके बाद हम ठीक ठाक उड़ रहे थे, तभी अब लोगों को पानी वानी देने के लिए क्लारा बेल ने अपना सीट बेल्ट खोला और वो खड़ी हुई कुछ मुसाफिरों की मदद करने या उनको पानी वानी देने के लिए। और जब वो खड़ी हुई, उसी के ठीक कुछ सेकंड के बाद छत उड़ गई। जब छत उड़ी तो वो इकलौती थी उस प्लेन में जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि वो खड़ी थी, उनको मुसाफिरों की मदद करनी थी। छत के उड़ते ही हवा का इतना तेज प्रेशर आया कि क्लारा बेल इकलौती उस प्लेन में सवार जिसके पास सीट बेल्ट से बंधी नहीं थी, वो अपने साथ खींच कर ले गया। तो इस हादसे में एक कैजुअलिटी हुई, एक मौत क्लारा बेल की। वो भी इसलिए कि वो मुसाफिरों की मदद करने के लिए खड़ी हुई थी और सीट बेल्ट में नहीं थी। अगर वो सीट बेल्ट पहने होती और खड़ी ना होती तो शायद 95 के 95 बच जाते। लेकिन उनकी ड्यूटी, उनका फर्ज था कि प्लेन के अंदर मुसाफिर का ख्याल रखना। इस फर्ज की वजह से उनकी जान गई। अब सबसे बड़ा सवाल था, प्लेन नीचे उतर आया, सभी लोग सुरक्षित, पायलट को पायलट की खूब तारीफ। लेकिन फिर इंक्वायरी हुई
क्योंकि दुनिया में इससे पहले कभी हुआ नहीं कि बीच हवा में प्लेन हो और छत उड़ जाए। तो जब जांच हुई तो पता चला कि इस प्लेन का मेंटेनेंस बहुत ही कबाड़ टाइप का था। कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक एक दिन में इसके 10-10 चक्कर लगवा देती थी हवाई द्वीप के अलग अलग, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। एक मुसाफिर उस दिन भी जब इस प्लेन में सवार हुआ तो उसने देखा कि प्लेन की बॉडी में क्रैक है। उसने ध्यान भी दिलाया तो एयर होस्टेस ने कहा ये कोई इशू नहीं है, आप सेफ। तो उसे लगा ये बेहतर जानती होंगी ये लोग तकनीकी तौर पर। तो पता चला कि जिस कंपनी का प्लेन, जो इसकी मेंटेनेंस और जिसकी एयरलाइंस, इन तीनों की गलतियां थी। बाद में इनमें कुछ लोगों को सजा भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर चूंकि हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा जिसको हो सकता था वो बच गया करिश्माई तौर पर, तो फिर ये चीज़ें ऐसी हुई नहीं। लेकिन आज भी इस दुनिया में ये इकलौता मामला है जिसमें एक प्लेन जिसका छत उड़ गई और 24,000 फीट से तमाम 94-95 में से मुसाफिर धरती पर सही सलामत पहुंच गए। तो ये थी आज की कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। अनिल कुमार तोमर, इनका आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अनिल जी। इसके अलावा सुरभि, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुरभि। साथ ही सरफराज खान, ये जमशेदपुर से हैं लेकिन दुबई में रहते हैं, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे सरफराज। उमर शहजाद, हैप्पी बर्थडे उमर शहजाद। ये भी दुबई में रहते हैं लेकिन ये पाकिस्तान से, और इन्होंने मेल हिंदी में लिखा है तो मैं बड़ा चौंका। तो लेकिन हिंदी आपने अच्छी लिखी है एंड हैप्पी बर्थडे उमर। साथ ही गोपी चंद, इनका भी आज बर्थडे है और ये मलेशिया में रहते हैं तो हैप्पी बर्थडे गोपी जी। इसके अलावा यासीन नागौरी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे यासीन जी, और ये मोहम्मद मदनी ने भेजा है। और इसके अलावा शबनम खातून, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे शबनम जी, और इसरार अहमद ने भेजा है। रोशन बाल्की, इनका भी अभी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे था 22 को, तो शायद मिस हो गया, तो कोई बात नहीं। रोशन बाल्की जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया अभी इसी साल और अभी ये पोस्ट कहीं बाहर पोस्टेड हैं, तो पहली बार इनकी सिस्टर ने डाकिये से इनको राखी भेजा है, तो बड़ा अच्छा। लेकिन ये भी है कि पहली बार आप घर से बाहर भी हैं, तो रोशन जी आप बस इसी तरह अपनी ड्यूटी करते रहें और कभी आपसे मौका मिला ज़रूर मुलाकात होगी। इसके अलावा उत्तर प्रधान, इन्होंने कहा आप सितारों की दुनिया की भी कुछ कहानियां सुनाएं तो जल्दी सुनाता हूँ। राम शर्मा ग्वालियर से, थैंक यू सो मच। प्रत्युष मिश्रा उड़ीसा से हैं ये, इन्होंने वहाँ की एक स्टोरी भेजी है, मैं जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा शानू यादव एक कहानी की फरमाइश की है। मनोज लुखार, थैंक यू सो मच। और मैंने नोइंग मूवी देख ली और वाकई अच्छी थी, तो बताने के लिए शुक्रिया। गुरनीत सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। वरुण मिश्रा कविता हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं और ये मैंने सुना दिया है वरुण साहब, इसी कहानी में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यश अवस्थी, थैंक यू सो मच। आज की जो कहानी है, इस कहानी को गिनीज बुक में भी जगह दी गई है। इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ पे कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती, वहाँ पे भी लोग बच जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ दूर दूर तक नहीं लगता कि ऐसे किसी की मौत हो सकती है, वहाँ लोगों की जान चली जाती है। ये सारे करिश्मा चमत्कार है जो पता नहीं ऊपर बैठा हुआ जो करता है, और वो हम सब बारी बारी से सुनते हैं, देखते हैं। कई बार ऐसे चमत्कार, ऐसे करिश्मे पर यकीन भी नहीं होता। लेकिन आज की जो कहानी है, थोड़ी बहुत ऊंचाई नहीं,
33,000 फुट, 33,000 फुट। सोचिए, आमतौर पे जो प्लेन उड़ता है उसकी ऊंचाई इतनी होती है, 30, 33, 35। तो 33,000 फुट की ऊंचाई कितनी होगी, और वहां से कोई गिरे और बच जाए, ये किसी करिश्मे चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसी अजूबे कहानी को आप तक रखूं, आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आपको कोको एफएम के बारे में फिर एक बार याद दिला दूं, क्योंकि कोको एफएम पे भी ऐसी कहानियां आती हैं। तो कोको एफएम ऐप पे भी आप कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखें। क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए क्राइम 50 है। तमाम अलग अलग फील्ड की रहस्य, रोमांच, इस तरह की जो कहानियां हैं, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, तो कोको एफएम ऐप पर आप सुन सकते हैं। तो मौका मिले तो सुनिए, और जरूर सुनिए। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है। जब ये खबर छपी थी, याद है पूरी दुनिया हैरान थी, हैरतजदा थी कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या। जिसने भी सुना यकीन नहीं कर रहा था, पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। सर्बिया, बेहद ठंड इलाका जहां पे पड़ता है, मौसम वैसे ही है वहां। उसी में एक जगह है बेलग्रेड। तो उसी सर्बिया के बेलग्रेड शहर में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम है वेस्ना बुलोविक। वेस्ना बुलोविक एक अच्छे खासे घर में पैदा हुई। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की। इत्तेफाक से एक बार उसे लंदन जाने का मौका मिला, और वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी। जब वो फ्लाइट में बैठी तो अभी उसकी सोच बदल गई। उसने सोचा कि अभी मैं, उसको पहले ये था कि मेडिकल की पढ़ाई करूंगी, डॉक्टर बनूंगी, लेकिन उसे लगा कि नहीं, ये फ्लाइट अटेंडेंट वाला काम बहुत सही है। आसमान में उड़ो, नई नई जगह घूमो, नए नए लोगों से मिलो, और है एडवेंचरस जॉब है ये, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट का, इवन पायलट का भी, क्रू मेंबर जो सारे हैं उनका भी। तो फिर उसने तय किया, वेस्ना ने, कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बनेगी। इसके बाद वो लौट कर आई, अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उसने अब वहाँ के एयरलाइंस के लिए एग्ज़ाम देना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि रिटन एग्ज़ाम के अलावा एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। अब यहाँ आकर वेस्ना थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वेस्ना की तबीयत शुरू से ऐसी थी कि उसको लो ब्लड प्रेशर का इशू था। ब्लड प्रेशर हमेशा उसका ज़्यादातर लो होता था। अब फ्लाइट अटेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि मेडिकली फिट हो, और लो ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब उसके कई ऐसे फ्लाइट अटेंडेंट्स जो उसकी दोस्त थी, उसने जानकारी उनकी इकट्ठी करनी शुरू की। तो फिर उसे पता चला कि अगर लो ब्लड प्रेशर मेडिकल टेस्ट में आ गया तो फिर उसे नौकरी नहीं मिलेगी, और वो इस नौकरी के लिए बिल्कुल पागल थी। खैर, इसने एक वहाँ के बड़े एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया, रिटन टेस्ट इसने पास कर लिया। अब बारी आई मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट में जाने से उससे पहले पता था कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से शायद ये नौकरी ना मिले। तो यहाँ उसने एक चालाकी की। उसने, किसी ने बताया उसे, वो मेडिकल टेस्ट पे जाने से पहले उसने खूब सारी कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद जाकर उसी दौरान उसने मेडिकल टेस्ट दिया। अब इतनी सारी कॉफ़ी पी कर आई थी, लो ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट में वो पास हो गई। अब रिटर्न में ही पास, मेडिकल टेस्ट में ही पास, उसका सपना पूरा हो गया। उसको फ्लाइट अटेंडेंट में नौकरी मिल गई, और वो वहाँ की एक बेहतरीन एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे काम करने लगी।
उसके बाद उसे एक से एक फ्लाइट मिलने लगी, वो अपना उड़ान भरने लगी। करीब 8 महीने बीत गए। 8 महीने तक उसने अलग अलग काम किया। 8 महीने के बाद आखिरकार उसके काम को देखते हुए उसे क्रू मेंबर बना दिया गया। अब ये एक टेक्निकल टर्म है। तो वो क्रू मेंबर थी फ्लाइट की। इसके बाद अब उसका आना जाना अपना ज्यादा हो गया, सैलरी भी बढ़ गई। अब तक जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका ड्रीम पूरा हो चुका था, फ्लाइट अटेंडेंट थी, हवा में उड़ रही थी। लेकिन ये सब कुछ एक रोज अचानक बदल जाता है। तारीख थी 26 जनवरी, हमारे रिपब्लिक डे, और साल 1972, 26 जनवरी 1972, यानी कि करीब करीब 50 साल पुरानी कहानी है। तो 50 साल पहले 1972 26 जनवरी एक क्रू मेंबर के तौर पर जिस एयरलाइंस में काम कर रही थी वेस्टना, उसमें उसकी ड्यूटी लगी। और उस दिन ये जिस फ्लाइट में इसकी ड्यूटी लगी वो फ्लाइट थी जेट फ्लाइट 367 उड़ान नंबर। और इसे जाना था उस दिन स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के बीच। अब सर्बिया के बेलग्रेड के बीच में और स्वीडन के स्टॉकहोम से उड़ान भरनी थी। शॉर्ट डिस्टेंस था और उस दिन कुल पैसेंजर जो थे वो 26 थे प्लेन में, और बाकी 4 क्रू मेंबर थे, तो करीब 30 लोग। अब 30 लोग जेट फ्लाइट 367 की उड़ान में बैठते हैं और स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के लिए ये प्लेन उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद मौसम भी ठीक, सब कुछ ठीक था। करीब 46 मिनट बीत चुके थे। कुछ वक्त के बाद ही अब डेस्टिनेशन आना था और प्लेन को लैंड करना था बेलग्रेड में। 46 मिनट पास हो चुके थे। इस दौरान में अब जो क्रू मेंबर है वो पैसेंजर्स को सर्व कर रहे थे, जो भी उस वक्त खाने पीने की चीज़ें। सब कुछ ठीक था, मौसम साफ, पायलट भी अपना कमांड पे। लेकिन 46वें मिनट उड़ान के भरने के ठीक बाद अचानक प्लेन के लगेज में जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे सामान होता है, एक जोर के धमाके की आवाज आती है। उस वक्त वेस्टना जो है वो खाने पीने की ट्रॉली को पैसेंजर को सर्व कर रही थी। अचानक नीचे लगेज के एरिया में एक जबरदस्त धमाका हुआ, और धमाका इतना तेज था कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले कुछ सेकंड के अंदर उस प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। वो प्लेन 3 टुकड़ों में बदल गया। और उस वक्त इस प्लेन की ऊंचाई थी, हाइट जो थी 33,000 फुट, जमीन से 33,000 फुट की ऊंचाई पर। और ये प्लेन इत्तेफाक से उस वक्त चेकोस्लोवाकिया के आसमान में उड़ रहा था। धमाका, प्लेन के 3 टुकड़े, प्लेन के सामान और पैसेंजर समेत अब लोग हवा में, और हवा से अब वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहे हैं। सारे लोग नीचे गिरे। प्लेन का जो मलबा गिरा वो वहां पे एक गांव था जो चेकोस्लोवाकिया का। तो जब ये उस गांव के पास गिरा जहां पे, वहां पे बर्फ की मोटी चादर थी मौसम की वजह से, और पहाड़ी इलाका था, बर्फ की चादर बिछी हुई थी। अचानक जलता हुआ प्लेन नीचे गिरा, अलग अलग हिस्सों में मलबा गिरा। दूर गांव से लोगों ने देखा आसमान से आग का शोला और नीचे की तरफ आ रहा है। लोग उस स्पॉट की तरफ भागे जहां पे प्लेन का मलबा गिरा था,
और इन्हीं में एक शख्स था ब्रूनो हॉन्क। ब्रूनो हॉन्क दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बाकायदा हिस्सा लिया था चेकोस्लोवाकिया की तरफ से, और उस वॉर में ये एक मेडिकल एक्सपर्ट्स के तौर पर शामिल हुए थे, एक सेना के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर। तो प्लेन का मलबा नीचे गिरा, मलबे में आग है, मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, छितरा पड़ा हुआ है। गांव के लोग भागते हैं, उनमें से एक ब्रूनो हॉन्क भी उसी गांव में अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भी मलबे की तरफ भागते हैं, हर तरफ लाशें पड़ी थी। लेकिन अचानक किसी के कराहने की आवाज ब्रूनो हॉन्क के कानों तक आती है। बर्फ की चादरों के बीच, मलबों के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। उजाला था उस वक्त, रोशनी थी, दिन का वक्त था। धीरे धीरे कराहने की आवाज उनके करीब आती जाती है। आखिरकार आवाज उनके जब बेहद करीब आई तो उन्होंने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि कराहने की आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। प्लेन के मलबे, बाकी चीजें वहां पे पड़ी नहीं चारों तरफ। फिर अचानक उनकी नजर प्लेन की एक ट्रॉली पर पड़ी, जिस ट्रॉली में खाने पीने का सामान प्लेन में सर्व करते हैं क्रू मेंबर। तो उन्होंने देखा कि शायद इस ट्रॉली के नीचे से आवाज आ रही है। ब्रूनो हॉन्क ट्रॉली के करीब गए। जब करीब गए तो देखते हैं कि एक लड़की उस ट्रॉली के बीच में आधी फंसी हुई है, बुरी तरह जख्मी है, लेकिन वो कराह रही है। ये इकलौती आवाज थी किसी इंसान की जिंदा होने का सबूत जो कराह रहा है। बाकी हर तरफ खामोशी थी, लाशें थी, जल चुकी थी, लेकिन ये लड़की न जली, न ही इसने दम तोड़ा, बल्कि अब तक कराहने की आवाज आ रही थी। ब्रूनो हॉन्क ने अपने गांव के बाकी लोगों को आवाज दी, लोग आए। चूंकि एक डॉक्टर थे, बड़ी हिफाजत और नजाकत के साथ उन्होंने इस लड़की को बाहर निकाला उस ट्रॉली से। बाहर निकालने के बाद तब तक गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन को खबर कर दी थी कि यहाँ कोई प्लेन जलता हुआ गिरा है। तो एम्बुलेंस और बाकी चीजें भी गांव तक पहुंच गई थी। इस घायल लड़की को फिर उठाकर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरन नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहां ले जाया गया तो लड़की जिंदा थी। डॉक्टरों ने देखा उसके दिमाग में गहरी चोट थी, दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई थी, मांसपेशियां फट गई थी। शायद टेम्परेचर और इतने ऊपर से गिरने का जो इम्पैक्ट था। इसके बाद उस लड़की को फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड देने के बाद, एड नहीं एड, तो लड़की अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों को लगा कि थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, लेकिन वो होश में नहीं आई। करीब 2 हफ्ते बीत गए, वो लड़की होश में नहीं आई। दरअसल वो कोमा में चली गई थी और उसी हॉस्पिटल में थी। इसके बाद जब छानबीन और इधर प्लेन क्रैश होने की पूरी खबर फैल गई तो फिर पता चला कि इस पूरे हादसे में तमाम लोगों की मौत हो गई है और एक जो इकलौती लड़की बची है जिंदा, उसकी उम्र है 23 साल, एयरलाइंस की तरफ से बताया गया, और उसका नाम है वेस्ना ब्लोविक। वही सर्बिया की रहने वाली। अब लोग हैरान, हैरतज़दा, अखबारों में खबर आई इस प्लेन क्रैश की, और साथ में ये भी कि एक लड़की 33,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी है, लेकिन अस्पताल में और कोमा में है। उम्मीद किसी को भी नहीं कि बच जाएगी, ये था कि यहाँ तक बच गई, यही बहुत है। अब इकलौती इस प्लेन क्रैश में बची वेस्ना का इलाज शुरू हुआ। इलाज चलता रहा। जैसा मैंने कहा, लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे हफ्ता, महीना बीता। ठीक 10 महीने के बाद वेस्ना को डॉक्टरों ने पूरी तरह से फिट करार दिया और वो जिंदा बच गई। हाँ, कुछ चीजों के साथ।
इस हादसे ने ऐसा किया कि वो जिंदगी में शायद दोबारा कभी मां नहीं बनेगी, डॉक्टरों ने कहा। पैराशूट के साथ भी वो नहीं गिरी थी, अब कई जगहों पे चोट थी, वो उसके साथ जिंदगी भर साथ रहेगी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो मां नहीं बनेगी। अब उसके बचने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि आखिर 33,000 फुट के नीचे ऊंचाई से गिरकर व्यसना बची कैसे। तो पता चला कि उसे 3 चीजों ने बचाया। 3 ऐसी चीज थी जिसने इस चमत्कार या इस करिश्मे को अंजाम दिया। पहला, जब प्लेन के लगेज में धमाका हुआ तो उस धमाके से प्लेन के 3 टुकड़े हुए। उनमें से एक टुकड़े में व्यसना फंस गई और उस वक्त वो ट्रॉली पे सामान दे रही थी मुसाफिरों को जो प्लेन में बैठे हुए थे खाने पीने का। धमाके के इम्पैक्ट की वजह से उसका आधा जो शरीर था वो ट्रॉली के अंदर घुस गया। ट्रॉली स्टील की और प्लेन का एक हिस्सा उस ट्रॉली के पास आकर अटक गया। अब एक तरफ प्लेन का एक मलबा और दूसरी तरफ ट्रॉली, उनके बीच में फंसी हुई है व्यसना। और उसके बाद टुकड़े के साथ ये ट्रॉली और वो प्लेन का मलबा जिसमें वो फंसी हुई है, वो ऊंचाई से नीचे गिरती है। जब वो नीचे गिरती है, पहली चीज इसने बचाई। दूसरी चीज, 33,000 फुट की ऊंचाई पर जो तापमान होता है माइनस में होता है। अगर आप उस वक्त हवा के संपर्क में आए तो दिल फट जाता है, मांसपेशियों फट जाता है, बचने के कोई चांस नहीं है। लेकिन व्यसना बच गई। उसकी वजह ये थी, उसकी शायद एक चोरी। क्रू मेंबर बनने के लिए, मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए उसे पता था कि वो लो ब्लड प्रेशर की शिकार है, मरीज है। उसने खूब कॉफी पीकर मेडिकल टेस्ट पास कर लिया और इसी लो ब्लड प्रेशर की उसकी बीमारी ने उसे जिंदगी दे दी। लो ब्लड प्रेशर की वजह से जब ये हुआ कि ये प्लेन क्रैश किया, तापमान इतना था तो लोगों का उधर ऑक्सीजन और बाकी ना होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता गया और ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल एक तरह से फट गया, बाकी चीजों ने काम करना बंद कर दिए, लोग मर गए। उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो ऊपर ही मर गए। लेकिन ये लो ब्लड प्रेशर था। जब ये हादसा हुआ तो इसका ब्लड प्रेशर जो था वो उतने लेवल पे आ गया जो आम लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ। लो ब्लड प्रेशर ने व्यसना की जिंदगी बचा ली। अब जब ये नीचे गिरी, जो तीसरी चीज जिसने बचाई, ये ट्रॉली और उसके बीच में फंसी हुई है। जिस जगह पे ये गिरी, यूगोस्लाविया के उस गांव में, वहां पे बर्फ की मोटी चादरें थी और वो बर्फ मुलायम। जब आप स्नोफॉल होता है, आपने देखा है, तो सख्त और हार्ड भी नहीं कि गिरकर आदमी को चोट लगे और वो मर जाए। तो वो एक तरह से वो जिसमें खेलते हैं, हम बर्फ उछाल कर एक दूसरे को फेंकते हैं, तो वहां गिरी तो वहां पे भी चोट नहीं लगी। तो इन 3 चीजों ने इस चमत्कार को अंजाम दिया और इस तरीके से व्यसना की जान बच गई। अब व्यसना ने इस चमत्कार के जरिए अपनी जान तो बचा ली, 10 महीने हॉस्पिटल रही। 10 महीने के बाद फिर उसकी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। अब वो वापस आती है, एयरलाइंस में भी सारे लोग वेलकम करते हैं। फिर उसे कहते हैं कि वो कहती है कि मुझे वापस ड्यूटी दी जाए। उसे वापस से एयरलाइंस में ड्यूटी दी जाती है, लेकिन सिर्फ वो एक ही उड़ान और भरती है। उसके बाद एयरलाइंस वाले उसे ड्यूटी से हटा देते हैं। उसकी वजह ये थी कि पूरी दुनिया में व्यसना का नाम इस हादसे और इस हादसे में इकलौती जिंदा बची शख्स के तौर पर मशहूर हो गया था। लोग इसे चमत्कार और क्या क्या कह रहे थे। हर शख्स उसकी तस्वीर देख चुका था, क्योंकि अखबारों में हर जगह है। तो जब वो पहली बार वापस ड्यूटी पर लौटी तो लोगों को पता चला कि ये वो व्यसना है जो एक प्लेन क्रैश में जिंदा बची थी। जैसी वो आई, लोगों के जहन में वो प्लेन क्रैश घूमने लगा।
और उनमें से बहुत सारे लोग डरने लगे और डर गए, कह रहे ये वही है, कहीं फिर ना प्लेन क्रैश हो जाए। तो लोगों के डर को देखते हुए एयरलाइंस के मैनेजमेंट ने यह तय किया कि जब जब ये प्लेन में उड़ेगी क्रू मेंबर के तौर पर, तो फिर पैसेंजर्स जो है वो पुरानी चीज़ें याद करेंगे, उस हादसे को याद करेंगे, उस प्लेन क्रैश को याद करेंगे। इसलिए अच्छा है कि इसे उड़ान न दिया जाए। और इसी वजह से फिर एयरलाइंस ने उसे कहा कि तुम यहाँ नहीं, तुम कुछ और डेस्क वर्क कर लो। तो उसने डेस्क वर्क करना शुरू किया। अब ये सिलसिला चलता रहा। 1985 में वेस्ना का नाम आखिरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर इससे पहले कोई जिंदा नहीं बचा था। तो जब ये सारी चीजें साबित हो गई, प्रूफ हो गया, तो 85 में गिनीज बुक ने वेस्ना का नाम अपने उसमें डाला और कहा कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई से गिरकर बचने वाली इकलौती इंसान है। हालांकि खुद वेस्ना जो है अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानती है, जिसको कहा गया था कि बहुत ही लकी और सारी चीज़ें। उसने कहा कि बेशक इस हादसे में वो बच गई, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी जो हंसती खेलती थी वो सब खत्म हो गई। वो उसे पता था कि कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसके बावजूद उसने शादी की, लेकिन माँ ना बन पाने की वजह से ये रिश्ता बहुत दिन तक चला नहीं, फिर उसका तलाक हो गया। कई ऐसी उसको इस वजह से चोट जो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहा, उसका इलाज कराते कराते उसके माँ बाप की मौत हो गई। और फिर लास्ट में ये हुआ कि वो खुद एक कमरे में रहने को मजबूर हो गई। इस दौरान में फिर यूगोस्लाविया में एक आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में भी इसने हिस्सा लिया और वहाँ के विद्रोहियों गुट की तरफ से आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ। और इस आंदोलन में प्रदर्शन करने के लिए एयरलाइंस ने 1990 में उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके बाद वो फुल पॉलिटिक्स करने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे बीमारी और उम्र में भी उसका साथ नहीं दिया। 2016 में 2016 में यानी करीब 6 साल पहले, जब वेस्ना की उम्र 66 साल थी, एक कमरे में तन्हाई में उसकी मौत हो गई। आखिरी कई साल उसने एक कमरे के अंदर खुद को समेट रखा था और उसी एक कमरे में वो रहती थी और उसी कमरे में बड़ी खामोशी से उसकी जान चली गई। उसकी मौत की बात, उसकी मौत का सच कहते हैं कई दिनों बाद दुनिया को पता चला, क्योंकि वो तन्हा एक कमरे में रहती थी। उसने अपनी दुनिया समेट ली थी एक कमरे में। इसके बाद उसकी जब मौत की खबर आई तो फिर पूरी दुनिया में वो 1972 का हादसा उसको भी याद किया गया। तो 33,000 फीट की ऊंचाई भी जिसे नहीं मार सका, उसे उसकी बीमारी, उसकी तन्हाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों, खालीपन, अकेलापन, उसने उसकी 66 साल की उम्र में जान ले ली। तो ये थी कहानी उस चमत्कार या फिर कहे उस करिश्मे की, कि इंसान वही है। एक और भी है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वही है, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उसकी जान नहीं गई, और जब गई तो बिल्कुल तन्हाई में गई। तो ये थी आज की कहानी।